आज का दिन वैसे तो कई मायनों में बेहद खास है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की, तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही खास है। कभी कुछ खुशी है तो कभी गम है। आज पंचमदा जो हैं वो पंचतत्व में विलीन हो गए थे और आज ही का वो दिन है जहां हमने पाया भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दो नायाब हीरों की। अगर हम बात करें निरूपा राय जी की या फिर हम बात करें प्रदीप कुमार जी, दोनों का ही आज जन्म हुआ है। तो सच में कई मायनों में बेहद खास है आज का दिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और ये दिन जो ऑलरेडी इतना खास है उसे थोड़ा सा और खास बनाते हैं और आज हम आपको मिलवाएंगे अपने पहले गेस्ट से, जो हैं एक बेहद टैलेंटेड एक्टर, जो डायरेक्टर की परिकल्पना को उतारते हैं एक किरदार के रूप में रंगमंच पर भी और साथ ही टीवी फिल्म्स में भी। एक ऐसे ही बेहद जिसे कहते हैं टैलेंटेड एक्टर हैं आज हमारे साथ। रिचा, आप उनका परिचय दें। जी बिल्कुल, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस से दर्शकों के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई, जिन्होंने फ्लेम्स, खुफिया, फुकरे, नो वन केयर जैसिका और एनसीआर डेज जैसी कई फिल्मों में और सीरीज में अहम भूमिका निभाई। चलिए मिलवाते हैं आपको आज के मेहमान से, अभिनेता पूर्णेंदु भट्टाचार्य जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। हम जानते हैं कि इस अभिनय का सफ़र जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस अभिनय के सफ़र की शुरुआत बहुत ही बचपन में हो गई थी। आप शायद 4 साल के थे जब अभिनय ने आपको अपनी ओर खींचा, आकृष्ट किया। तो कैसे, क्या क्या रहा है इस सफ़र में, कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ज़रूर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मेरी शुरुआत हुई थी मेरे फादर के साथ। फादर थिएटर करते थे, डायरेक्ट करते थे। 4 नहीं शायद 5 साल की उम्र में, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है। हमारे घर में रिहर्सल होते थे तो मैं जितने भी किरदार होते थे थिएटर में, उन सब के डायलॉग्स मुझे याद हो जाते थे रिहर्सल सुन सुन के। तो सब कहते थे कि ये ज़रूर एक्टिंग करेगा, एक दिन एक्टिंग करेगा। और मैं नकल भी उतारता था लोगों के। और फिर मैं मतलब रोता रहा और ज़िद करता रहा, तब फादर ने अपने साथ लिया था और थिएटर शुरू कराया था। स्कूल में भी करता था, कॉलेज में भी किया। एंड फाइनली एक भैया बोलते थे हम उनको, बहुत मिन्नतें करने के बाद वो एक बड़े ग्रुप में ले गए और जहाँ मैंने थिएटर करना शुरू किया। क्या उम्र रही होगी तब? मैं कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा। तो 18-19 साल। अच्छा। वहाँ खास बात ये थी कि जब पहले दिन गया था तो डायरेक्टर ने वापस भेज दिया था। अच्छा। बोला फादर के पैसों से थिएटर करने की ज़रूरत नहीं है, जब अपने पैसे कमाओगे तब आना। और उसके अगले दिन ही मैंने अपने दोस्तों के छोटे छोटे भाइयों को पढ़ाना शुरू किया और 50 रुपए मिलते थे ट्यूशन के, तो पहुंच गया वापस कि मैं कमाने लग गया हूँ। तो उन्होंने रख लिया फिर अपने पास। अच्छा। पहला प्ले कौन सा था जो आपने किया? इसी थिएटर ग्रुप के साथ किया या? इस थिएटर ग्रुप के साथ जो पहला प्ले था, क्योंकि फादर के साथ जो किए थे वो बहुत पहले की बात है। जो स्कूल में किए थे वो भी, जब इस ग्रुप के साथ किया पहली बार, वो प्ले था राजदर्शन। अच्छा। मनोज मित्र जी का लिखा हुआ बंगाली प्ले था। मैं बंगाली थिएटर ही करता हूँ। अच्छा, हिंदी थिएटर नहीं किया अभी तक। एक्टिंग कोर्स के टाइम पे पाठक जी के साथ, पंचानन पाठक जी के साथ जी। और राजेंद्र नाथ जी के साथ। अच्छा। हबीब साहब के साथ एक एक दो प्ले किए हैं। अच्छा। अदरवाइज अभी भी बंगाली प्ले ही करता हूँ मैं। और फिल्मों में एक्टिंग करने के सफ़र की कैसे शुरुआत हुई? मैं बीइंग ए थिएटर पर्सनालिटी, मेरे दिमाग में ये था कि थिएटर ही सही होता है, फिल्म बेकार होते हैं। अच्छा। मतलब ये एक कीड़ा होता है शायद। तो मेरे पास 2 लोग आए किसी कास्टिंग
कंपनी से और बोला कि हम एक फिल्म कर रहे हैं, नो वन किल्ड जेसिका, उसके लिए आपको करना है। तो मैंने शुरू में मना कर दिया था अच्छा। कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिल्मों में, मैं थिएटर में। पर उनके थोड़े से परस्यू करने पे मैंने भी सोचा चलो एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है, और करने लगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। और उसके बाद एक और फिल्म आया, चिल्ड्रन ऑफ वॉर, वो किया। बांग्लादेश लिबरेशन पर है ये मूवी जी। अब्बू का किरदार निभाया है आपने उसमें। हाँ, उसमें अब्बू किया था मैंने। उसके बाद तलवार आई, तलवार के बाद फुकरे रिटर्न्स आया, फिर रोमियो अकबर वॉल्टर आया। तो पहले मैं काफ़ी लेट फिल्मों में गया हूँ। मैं 46 की एज में मैं फिल्मों में अच्छा। गया हूँ। तो शुरू के 5-6 साल में मेरे शायद 5 या 6 फिल्में की हैं। उसके बाद अभी तक 50 से ज़्यादा कर चुका हूँ सब मिला के। तो बाद में काफ़ी आने लग गया और मुझे भी इंटरेस्ट आया, तो मैं भी थोड़ा परस्यू किया। पर जो हम लोग सुनते हैं फिल्मों में कि स्ट्रगल करते हैं लोग, स्ट्रगल करते हैं, फॉर्चुनेटली मैंने ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं किया, तो क्योंकि मेरे पास ही ऑफर आया था, तो उसके बाद से मैं करता। लेकिन जब आपको पहली फिल्म ऑफर हुई थी नो वन किल्ड जेसिका, तब आपने कहा कि नहीं मुझे फिल्में नहीं करनी, लेकिन करते करते आपने 50 फिल्में की और आपने खुद कहा कि उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसने आपको बहुत अट्रैक्ट किया, आपको लगा कि हाँ ये नया है और मुझे करना है इसे? बिल्कुल। हम जब थिएटर करते हैं, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट भी करता हूँ, एक्ट भी करता हूँ, पिछले 15-20 साल से डायरेक्ट कर रहा हूँ जी। तो थिएटर का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो डायरेक्टर के ऊपर ही होता है। मतलब उसको ही म्यूजिक डिसाइड करना है, उसी को भी सेट डिसाइड करना है उसको, क्योंकि पैसे इतने होते नहीं है कि अलग अलग लोगों को हायर किया जाए। तो कॉम्पोजिशन भी हमको ही करना होता है, सब कुछ करना होता है। जब मैं फिल्मों में गया, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो मुझे बड़ा अमेज किया कि क्या बढ़िया चीज़ है कि मतलब डायरेक्टर अपने काम कर रहे हैं, आर्ट डायरेक्टर अपना काम कर रहा है, डीओपी अपना काम कर रहा है, सब अलग अलग लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी के इंटरफेरेंस नहीं है। एंड जो पूरी की पूरी चीज़ है इतनी स्मूथ निकल के जाती है, वो चीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगा। अब जैसा कि आपने कहा कि आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे थिएटर से आपका मन नहीं था और आप फिल्मों में तब भी आ गए जैसे भी, तो आप जो भी 50 मूवीज की, आप अपना टर्निंग पॉइंट किस, सबकी लाइफ में आता है, टर्निंग पॉइंट किस मूवी को या सीरीज को आप मानते हैं? अभी आया नहीं वो टर्निंग। अच्छा, अभी तक आप उसकी खोज ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, बिल्कुल, अभी इंतजार है। तो अभी तक आप उस टर्निंग पॉइंट की खोज में हैं। बिल्कुल खोज में। वो स्ट्रगल है शायद मेरे लिए। ओके, हाँ, सबकी सही बात है, सबके अपने स्ट्रगल्स और बैटल्स होते हैं। वो स्ट्रगल समझ सकते हैं कि अभी भी मैं उस खोज में हूँ कि जिसे मैं कह सकता। पुण्यदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रगल जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो अभी बाकी है, आई थिंक सभी आर्टिस्ट जो अपने आर्ट को पूजते हैं, मेरे ख्याल से सबके साथ ऐसा ही होता होगा ना? हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जिसमें बेस्ट कभी नहीं आता है। हाँ। जैसे सेहत में भी हम कहते हैं ना कि अब मैं अपने बेस्ट सेहत में हूँ, बेस्ट फॉर्म में हूँ, वो नहीं आता है। वो आर्ट में भी ऐसे ही है कि आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कब किया, अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहूँगा कि अभी तक किया अभी नहीं। तक नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। ट्रू। वो जो लास्ट लीफ है दैट इज स्टिल यू नो पेंडिंग टू बी मेड एंड ड्रॉन, राइट? नहीं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं वो अभी तक नहीं आया है, पर ये तो ऐसी बात हो गई ना कि कभी भी आर्टिस्ट सेटिस्फाई होता ही नहीं है कि टर्निंग कुछ तो ऐसा होगा ना, जैसे आपने 50 मूवीज की है, किसी पॉइंट पे जिस पे आपको लगता होगा नाउ दिस इज इट। नहीं, बिल्कुल तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वो ग्रेटिफिकेशन जिसमें सबसे ज्यादा मिली हो आपको, कोई एक ऐसा आप खुद कह रहे थे कि जैसे आपको मूवीज में मतलब आपने मना कर दिया था, फिर भी आपने कॉन्टिन्यूसली करना शुरू किया, तो हाँ, मतलब सच कहूँ तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, नंबर 1। नंबर 2, वो चीज़ें अच्छी लगती है जब आपकी कोई वेब सीरीज़ या कोई फिल्म देख के लोग आपको पहचानते हैं। और रोवन एटकिंस ने कहा था एक इंटरव्यू में कि एक एक्टर जो है अपने लाइफ में 4 स्टेजेस से गुजरता है। अच्छा। पहला, जब कोई नहीं जानता उसको। दूसरा, जब लोग कहते हैं आपके जैसा एक एक्टर है मतलब नाम भी नहीं जानता। तीसरा, जब हर कोई उसके नाम से जानता है। और चौथा, जो हमारे अमिताभ
बच्चन सर हैं, शाहरुख खान जी हैं, ये लोग निकल नहीं सकते घर से क्योंकि क्राउड। बिल्कुल। सो मैं अभी सेकंड स्टेज से गुजरता हूँ, जहाँ पे एयरपोर्ट में या कहीं पे भी मिलता हूँ तो लोग कहते हैं आपको कहीं देखा है? आपको। सो दैट इज द स्टेज। वो जब मैं अगले स्टेज पे जाऊंगा तब शायद ओके। और अभी जब आप इसके बारे में जिक्र कर रहे थे तो आपने कहा कि हेल्थ का भी एक ऐसा स्टेज होता है जब आर्टिस्ट अपना 100% दे सकता है। आप एक हेल्थ कोच भी हैं और हेल्थ एंड फिटनेस इज़ योर प्रायोरिटी, तो व्हाई डू यू थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि न्यू ईयर है, सब लोग हेल्थ के रेजोल्यूशंस लेते हैं कि हम लोग इस साल कुछ करेंगे लेकिन कर नहीं पाते। सो व्हाई इज़ focusing on health that important for each one of us? आज 4 तारीख है ना जी जी। तो रेजोल्यूशन तो खत्म हो खत्म हो गया। बस 1 2 3 तारीख तक चलता है। नहीं, मजाक कर रहा था मैं। रेजोल्यूशन अलग चीज़ है और आप डेडिकेटेड हैं किसी चीज़ में, वो अलग होता है। हेल्थ इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप या तो दवाइयाँ खाएं, डॉक्टर विजिट करें, हॉस्पिटल जाएं, या अपना दूसरा काम करें जो करना चाहते हैं। तो मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ कि कोई और बीमार पड़े, इसलिए मैं खुद अपना हेल्थ भी ठीक रखता हूँ और लोगों को भी हेल्प करता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल, व्हाट अ मैसेज, ट्रू। तो ये जो आप हेल्थ के साथ साथ वेट लॉस कोच भी हैं, ये आपने कब स्टार्ट किया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसी से इंस्पायर्ड हैं आप या? मैंने 2008 में अपना वेट लॉस किया था। अच्छा। मैं 92.5 किलो का था। ओह। 38 साइज का मेरा पेट हुआ करता था। पेट मतलब कमर या कमरा जो कहें उसको। मैंने नवंबर 2008 से जनवरी 2009 के बीच 13 किलोज वेट लॉस किया अच्छा। और 6 इंचेस वेस्ट लाइन से कम किया। और तब मैं हेल्थ कोच नहीं बनना चाहता था, मतलब दिमाग में था ही नहीं। मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था, साथ में फिल्में करता था जो भी आती थी एक तो। 2010 में मेरी कंपनी बंद हो गई, तब मैंने सोचा क्यों ना मैं एज ए हेल्थ कोच इस काम को करना शुरू करूं, और तब से मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं। हज़ारों लोगों को हेल्प कर चुका हूं आज तक। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं दैट यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू? मैं अभी एक शूट ख़त्म किया हूँ। हाँ। उसका पोस्टर रिलीज हो गया तो मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पे। बस्तर बोल के एक मूवी है। अच्छा। जो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर बन रही है। विपुल शाह जी की? विपुल शाह प्रोडक्शंस हैं एंड सुदीप्तो सेन की डायरेक्शन है। एंड उसमें मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ। बाकी और नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप फिल्म नहीं देखोगे। तो देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म बनी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप नेगेटिव कर रहे हैं, वैसे एक एक्टर से पूछना मुझे नहीं पता कितना सही है, बट फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव रोल्स? नेगेटिव पॉजिटिव में फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब हम कैरेक्टर को करते हैं तब हम उस कैरेक्टर में होते हैं। जो सपोज आप एक डकैत का रोल कर रहे हैं या चोर का रोल कर रहे हैं, आप थोड़ी बुरा मानेंगे कि मैं ये एक बुरा काम कर रहा हूँ। नहीं, ऑडियंस उससे इम्पैक्ट होती है, मतलब आपको उस तरीके से देखने लग जाती है। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है एक नेगेटिव किरदार जितना ज्यादा असरदार होता है, पॉजिटिव किरदार भी उतना ज्यादा निखर कर आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो है। तो नेगेटिव किरदारों की भी अपनी अहमियत है। डिपेंड करता है एक्टर के ऊपर एंड डायरेक्टर के ऊपर, क्योंकि मैं पर्सनली एक डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। हाँ। मुझे जैसा डायरेक्टर बताएंगे मैं वैसा करता हूँ। तो इनफैक्ट द प्रोडक्शन इज टोटल टीम, पूरी टीम की होती है। पर कैरेक्टर कोई भी हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी कैरेक्टर हो, जैसा किरदार उसको करता है और जैसा डायरेक्टर दिखाता है उस पर डिपेंड करता है वो कितना निखरता है। चलिए, तो हमने 50 फिल्में आपकी देखी है और उम्मीद करते हैं कि 100, 150, 200 फिल्में आपकी देखें, और जिस उस फिल्म की, उस किरदार की आप अभी तलाश में हैं, आप उसे जल्दी ही पूरा कर सके, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए, डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ जुड़े। जी, मेरी भी यही कामना है कि जल्दी से आपका टर्निंग पॉइंट आए। हाँ, बिल्कुल। और आप कह सकें हाँ, दिस इज माय टर्निंग पॉइंट नाउ। हाँ, वो एक होना चाहिए लाइफ में। जी, बहुत तो अगली बार जब आप यहाँ आएंगे तब आप अपनी टर्निंग पॉइंट के बारे में हमसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, मैं वो एक्टर के 3rd लेवल पे पहुँचना चाहता हूँ उसके बाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.